एक सवाल है आपसे। अगर कोई इंसान सच में 1945 में मर गया होता तो उसकी फाइल्स को 70 साल तक सील रखने की क्या जरूरत थी? अगर सच में वो प्लेन क्रैश में खत्म हो गए थे तो उनकी बीवी के घर के बाहर ब्रिटिश जासूस 1970 तक क्यों खड़े थे? और अगर उनका कोई वजूद ही नहीं था तो फैजाबाद के एक कमरे में उनकी तस्वीरें, उनके कपड़े, उनके हाथ से लिखे खत कहां से आए? ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी की, उस इंसान की जिसे दो देशों ने मिलकर छुपाने की कोशिश की, और आज वो राज खुलता है। बात है साल 1941 की, जनवरी का महीना। कैलकाटा की एक कोठी में एक आदमी रहता था जिसे पूरी दुनिया जानती थी। ब्रिटिश सरकार उन्हें अपनी आंखों का कांटा मानती थी। उनके घर के बाहर दिन रात ब्रिटिश जासूस पहरे रहते थे। हर आने जाने वाले पर नजर थी, हर खिड़की, हर दरवाजा, सब पर निगाहें थीं। और फिर वो गायब हो गए। 16 जनवरी 1941 की रात एक आदमी कैलकाटा की गलियों में निकला। लंबा कुर्ता, पठान की पगड़ी, दाढ़ी, और नाम जियाउद्दीन, एक बीमा करने वाला एजेंट। ब्रिटिश सिपाहियों ने उसे देखा, रुके और जाने दिया। उन्हें क्या पता था कि इस पठान के अंदर हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक लीडर छुपा बैठा था, सुभाष चंद्र बोस। ये था नेताजी का ग्रेट एस्केप। वो अकेले नहीं निकले, सीधे अफगानिस्तान की तरफ बढ़े। पहाड़ों के रास्ते, जीरो टेम्परेचर में, पैदल से काबुल पहुंचे। वहां से सोवियत रशिया, रशिया से जर्मनी, हजारों किलोमीटर का सफर अंग्रेजी जासूसी से बचते हुए, एक मिशन के साथ, हिंदुस्तान को आजाद कराना। सोचिए जरा, एक आदमी जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट रह चुका था, एक आदमी जिसे गांधी जी अपना भाई कहते थे, वो हिंदुस्तान छोड़कर हिटलर के पास गया। क्यों? क्योंकि उनका एक ही उसूल था, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। अंग्रेजों को हराना है तो उनके दुश्मनों का साथ लेना होगा। मई 1942, बर्लिन। एक मुलाकात जो इतिहास में दर्ज हो गई। नेताजी और एडोल्फ हिटलर आमने सामने। नेताजी ने एक ही बात मांगी, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जर्मन मदद। हिटलर ने हामी नहीं भरी जिस तरह वो चाहते थे, लेकिन नेताजी हारे नहीं। उनका अगला पड़ाव था जापान, और वहां से जो हुआ वो सच में फिल्मी था। 1943, सिंगापुर, आज़ाद हिंद फौज का गौरवशाली जन्म। पूरी दुनिया देखती रही। 40,000 से ज़्यादा सैनिक, हिंदुस्तान के वो बेटे और बेटियां जो विदेश में काम करते थे, जो मलाया और बर्मा में थे, सब नेताजी की एक आवाज़ पर एक साथ खड़े हो गए। रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, औरतें जो खुद हथियार उठा के लड़ने आईं। पूरी दुनिया में इस तरह की कोई सेना नहीं थी। और फिर उनकी वो आवाज़ गूंजी जिसे आज भी कानों में सुनाई देती है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 3 अल्फाज, एक आवाज, और हिंदुस्तान का खून खौलने लगा। आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा तक कदम रखे। ब्रिटिश फौज की नींद उड़ा दी। विंस्टन चर्चिल तक घबरा गया था। अंग्रेजी सरकार जानती थी कि अगर बोस का ये सपना पूरा हुआ तो उनका राज खत्म। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जंग लंबा खिंची, जापान कमजोर पड़ने लगा। आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। नेताजी नहीं हारे, हालात हारे, लेकिन उनकी आग कभी बुझी नहीं। और फिर आया वो दिन, 18 अगस्त 1945, ताइहोकू, ताइवान। कहते हैं एक जापानी फौजी का हवाई जहाज उड़ान के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया, और उस जहाज में थे सुभाष चंद्र बोस। सरकारी कहानी ये है कि वो इस क्रैश में गए। वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सपने के साथ खत्म हो गए। लेकिन कोई मलबा नहीं मिला, कोई जहाज का टुकड़ा नहीं मिला, कोई पक्की निशानी नहीं। गवाहों की बातें एक दूसरे से मिलती नहीं। कोई कहता है उन्होंने नेताजी को हॉस्पिटल में देखा, कोई कहता है वो ज्यादा जले नहीं थे, कोई कहता है वो बोलते रहे घंटों तक, फिर खामोशी। और सबसे बड़ी बात, सितंबर 1945 में जब ये खबर आई, जवाहरलाल नेहरू ने खुद अपने करीबियों से कहा, मुझे नहीं लगता बोस मर गए हैं। सोचिए, हिंदुस्तान के होने वाले पहले प्रधानमंत्री को खुद यकीन नहीं था। तो फिर ये ऑफिशियल स्टोरी किसने बनाई और क्यों? नेहरू ने बाद में अपना स्टैंड बदल लिया। सरकारी तौर पर नेताजी की मौत मान ली गई, फाइल्स बंद हो गईं, तस्वीरें बंद हो गईं, और धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस का नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में सिमट गया। लेकिन राज कभी मरता नहीं। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, नेताजी के चाहने वाले इंतजार करते रहे, सालों तक, दशकों तक। ये उम्मीद थी कि वो लौट आएंगे। कुछ लोगों का कहना था कि वो रशिया में हैं, स्टालिन के साथ हैं। कुछ का कहना था कि वो छुपे हुए हैं, सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और फिर फैजाबाद का राज सामने आया।
उत्तर प्रदेश का एक छोटा शहर फैजाबाद। वहाँ एक इंसान रहता था, पर्दे के पीछे दुनिया से छुपा हुआ, गुमनामी बाबा। ना कोई नाम, ना कोई पहचान। वो किसी से नहीं मिलते थे, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाते थे। खाना बाहर रख दिया जाता था, वो अंदर से ले लेते थे। लेकिन 1985 में जब उनका इंतकाल हुआ, उनके कमरे का दरवाज़ा खुला और जो मिला उसने सबको हिला दिया। नेताजी की तस्वीरें, उनके खत, उनके कांच के चश्मे, उनके कपड़े, एक बड़ा ट्रंक जिसमें हजारों कागज थे नेताजी की जिंदगी से जुड़े।